तो लास्ट क्लास में बच्चे हम लोगों ने क्या कर लिया था, कहां तक पहुंच गए थे हम लोग? हमने पास्ट परफेक्ट को डिस्कस कर लिया था बच्चे, है ना। हमने देखा था कि पास्ट परफेक्ट की कंडीशन क्या हुआ करती है, उसकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले देखी, हेड होती है हेल्पिंग वर्ब, ऑल सब्जेक्ट्स के साथ एग्री करता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके साथ कैरी करते हैं हम लोग। पास्ट परफेक्ट का मतलब है पास्ट ऑफ पास्ट, है ना। पास्ट ऑफ पास्ट होगा मेरे बच्चों, ये तीनों के तीनों अपनी फॉर्मेशन है, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए। बात मैं करता हूं टाइमलाइन के थ्रू भी हम लोगों ने इन चीजों को सीखा था, है ना। टाइमलाइन के थ्रू भी हम लोगों ने इनको सीखा था। फिर हमने दो एक्शन देखे थे, फर्स्ट एक्शन में पास्ट परफेक्ट, सेकंड एक्शन में पास्ट इंडेफिनिट। यहां तक कोई डाउट हो तो बताएंगे भाई जल्दी से। स्वागत है सभी का, वेलकम। मोहित, पंकज, अमित, प्रद्युम, ज्योति, पारस, रानी, रेखा, आनंदी, रोशनी, सुब्रता, अखिल, रिमझिम, अलवर, मोहित, अनिल, पंकज, रजनीश, सभी का स्वागत है दोस्तों। एक बच्चे ने लिखा है रेनफुल नमस्ते सर। हाँ, कल रात से देखा, मतलब कल दिन से ही वैसे बारिश हो रही थी, रात में भी बारिश हुई काफी ज्यादा। तो रेनफुल नमस्ते, अच्छा लगा सुनकर, देखकर। एडमिट कार्ड कब तक आएगा बेटे? जब आएगा तो बता दिया जाएगा आपके एग्जाम में, अभी तो कुछ आइडिया नहीं है। फिर इसी पर हमने कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया था। यहां तक कोई डाउट है तो जल्दी से बताएंगे, अदरवाइज फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। चलिए, ज्योति कह रही हैं क्वेश्चन नहीं बन पा रहे। बेटे ऐसा कैसे हो सकता है? कौन से क्वेश्चन नहीं बन रहा? ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बना, जो आपने रिसेंटली बनाया? एक बार आप कमेंट में भेजें, मैं क्लास में डिस्कस कर लूंगा, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, मैं व्हाट्सएप पर आपको कोशिश करूंगा बता दूंगा, है ना। देखो, क्वेश्चन दो ही सूरतों में नहीं होते, या तो हमें कंसेप्ट ही समझ में आया हो, है ना, जैसे टेंस का कंसेप्ट, प्रीपोजिशन में पढ़ा, या फिर नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, हमें समझ ही नहीं आया तो क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे। दूसरा, हमें पढ़कर समझ में तो आ गया बट हमने उसको रिवाइज नहीं किया अच्छे से, क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हम लोग, तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। सर DSSB PRT स्पेशल एजुकेटर में सिलेक्ट होने की टिप्स बता दो। पारस मेरे भाई, अच्छे से चीजों को पढ़ो, यही टिप्स होती है और कुछ नहीं, है ना। चीजों को अच्छे से करोगे ना तो सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा, कुछ सोचने समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये फैक्ट है, ये सच्चाई है मेरे भाई। चलिए भैया, सर इससे CGL लेवल कंप्लीट? बेटा बिल्कुल हो जाएगा, कैसी बात कर रहे हो। CGL भी हो जाएगा, CHSL भी से हो जाएगा, DSSS भी हो जाएगा। कहने का मतलब है इंग्लिश जिस भी बैच मतलब एग्जाम में आ रही है, उस एग्जाम के लिए ये बैच आपके लिए बिल्कुल सही है, और ये इंग्लिश की क्लासेस आपके लिए 100% आपको हेल्प करेंगे। वो हेल्प तभी करेंगे बच्चे जब आपने चीजों को पढ़ा होगा, रिवाइज किया होगा, प्रैक्टिस की होगी। अगर ना तो पढ़ा, ना ही रिवाइज किया, ना ही प्रैक्टिस की, फिर तो भैया ब्रह्मा जी भी आ जाएंगे, आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, है ना। चलिए, अब हम लोगों ने फिर फ्यूचर टेंस लिखा, फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं लिखा। फ्यूचर इंडेफिनिट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि फ्यूचर पूरे के पूरे फ्यूचर टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब हुआ करती है ना बच्चे, पूरे के पूरे फ्यूचर टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब हुआ करती है वो क्या हुआ करती है भाई? विल, शेल। विल और शेल पूरे के पूरे फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है भाई। अब विल और शेल में क्या डिफरेंस है? अभी तक जितनी भी हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने देखी उनका ताल्लुक सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट से हुआ करता था। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पर अभी तक सारी की सारी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स हम लोगों ने देखी। बट अगर मैं बात करूं यहां पर, तो दोस्तों यहां पर बात जो होगी वो सिंगुलर और प्लूरल को लेकर नहीं होगी। विल का यूज जो हम लोग करते हैं वो किसके लिए करते हैं? सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए। सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? विल का यूज करते हैं। और फर्स्ट पर्सन के लिए हम लोग किसका यूज क्या करते हैं? शेल का। सर क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं सर जी, मर जाने का मन करता है। अरे भाई साहब, यार देखो बच्चे, एक तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करूंगा, इस तरह अगर जिंदगी में आप इतने ही कमजोर हो तो भैया फिर लाइफ आपको कुछ नहीं देगी। और इस तरह की कायराना हरकत और कायराना थॉट्स किस तरह से बच्चे आप लोग रख सकते हो, मुझे ये समझ में नहीं आता। मतलब क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा ज्योति, तो आपको मर जाने का मन करता है। बच्चे ये क्या सेंस हुआ? बेटे मरता वो इंसान है जो लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, जो टोटल फेल हो जाए, हर जगह पर फेल हो जाए। वो एक बार इस तरह की बात करे तो शायद 1% समझ में आ सकता है, पर आप लोग इस तरह की बात करते हैं, बच्चे बिल्कुल गलत है ये। मुझे दिल से दुख होता है जब कुछ बच्चे इस तरह की बात करते हैं। और फैक्ट है, यू आर नॉट द फर्स्ट स्टूडेंट। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मैंने पहले भी देखे हैं और बहुत दुख होता है बच्चों। और मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा। एक स्टूडेंट थी मेरी, मीनाक्षी करके, और उसको मैं ऑफलाइन में पढ़ाया करता था। सबसे पहले उसने मुझसे ये स्टेटमेंट कही थी कि सर मेरे घर की हालत ठीक नहीं है
और मैं पढ़ती हूं तो मुझे समझ में नहीं आता और मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, एग्जाम भी क्लियर नहीं हो पाया। हालांकि उस समय सीजीएल की तैयारी कर रही थी। तो सर ऐसा लगता है सुसाइड कर लूं, क्योंकि अब घर वालों ने लास्ट मौका दिया है, अदरवाइज वो घर में मेरी शादी करा देंगे। और सर मैं भी शादी नहीं करना चाहती, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। बट सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर अब नहीं हुआ एग्जाम क्लियर तो मैं सुसाइड कर लूंगी, सर प्लीज मुझे गाइड करें। ये उसने मुझे बोला। मैं इतना शॉक हुआ कि मैंने, बच्चे इस तरह की बात आप कैसे कर सकते हैं? क्या आपको अपने माता पिता की सूरत याद नहीं आ रही इस तरह के स्टेटमेंट बोलने से पहले? आपने कुछ कर लिया तो उनका क्या होगा, आपने कभी सोचा है? किस तरह से नाजों से आपके पेरेंट्स ने आपको पाला है, क्या इसी दिन के लिए पाला था कि आप बड़े होकर इस तरह की बातें उनके सामने करेंगे? बेटे कठिनाइयां परेशानियां हर इंसान की लाइफ में आती है, उनके आगे घुटने टेकना या उनको अपने पैरों के नीचे दबाकर आगे बढ़ना, ये आप पर ही निर्भर करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परेशानियां नहीं आती लाइफ में, बिल्कुल आएंगी बच्चे, हर एक इंसान की लाइफ में परेशानी होती है, चाहे वो, अगर हम बात करें अंबानी परिवार की, उनके सामने भी नई नई परेशानियां हैं। तो परेशानियां तो आएंगी ही लाइफ में, बट उनको अपनी सफलता के लिए यूज करना वो डिपेंड आप पर ही करेगा, आप उसके सामने घुटने टेक रहे हैं या उसको अपने सामने घुटने टेका रहे हैं। हालांकि बहुत सारे बच्चों को लगता है सर बोलना आसान है करना मुश्किल है। नहीं बेटे देखो, बोलना आसान है नो, करना मुश्किल है ये भी मुझे पता है, बट जो करता है जय जयकार उसी की होती है। तो कोशिश करें बच्चे, मेहनत की तरफ बढ़े, पॉजिटिव एस्पेक्ट को अपने जीवन में लेकर आए, इस तरह की नकारात्मक बात है ना, नेगेटिव थॉट्स को दूर रखें, क्योंकि जब आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, तो वो बाकी और नेगेटिव थॉट्स को अपने साथ लेकर आएंगे। एक के साथ दो, दो के साथ तीन, इनकी जनसंख्या बहुत जल्दी से बढ़ती है। तो कोशिश करें अपने माइंड में जो न्यूरॉन्स है ना, उनको पॉजिटिव थॉट्स के साथ उनको घेरें, और जब पॉजिटिव लोगों के साथ आप बैठेंगे, अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे, अपने बिल्कुल उन दोस्तों के साथ बैठे जो आपको अच्छा गाइड करें, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आएगी आपकी लाइफ में। और पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आपने इतने अच्छे से पढ़ाया सर, फिर भी नहीं मेरे बच्चे, ज्योति कुछ ना कुछ कमी जरूर होगी फिर आपके हैंड पर। आपने या तो रिवाइज नहीं किया, उसको अच्छे से समझा नहीं, और प्रैक्टिस कमी है, प्रैक्टिस की कमी है मेरे बच्चे। उस सब चीजों को छोड़कर, नेगेटिव बातों को छोड़कर पॉजिटिव चीजों पर अपना फोकस करें, ठीक है, और अच्छे से चीजों को समझकर प्रैक्टिस करें बच्चे। मैं यही आप लोगों से कहना चाहूंगा, और हाथ जोड़कर विनती आप लोगों से करता हूं सभी स्टूडेंट से कि इस तरह की सोच बिल्कुल ना लेकर आए। ऐसा सोचने से पहले अपने माँ बाप के बारे में सोचें बच्चे ना, प्लीज रिक्वेस्ट है ना। कोई बच्चा अगर ऐसा करता है ना, तो वो खुद नहीं मरता, साथ साथ अपने माँ बाप को भी मार देता है, जीते जी मार देता है बच्चे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो ज्योति मैं आपसे प्रॉमिस चाहूंगा कि आप अब अच्छे से मेहनत करेंगे, जो आपका टाइम 2 घंटे 3 घंटे था उसको इंक्रीज करें, ठीक है। पढ़ने में मन नहीं लग रहा कोई बात नहीं, बट आपको जो मन कर रहा है पढ़ने का, आपको इंग्लिश पढ़ने का मन कर रहा है इंग्लिश पढ़ो, जीएस पढ़ने का मन कर रहा है जीएस पढ़ो, मैथ्स का मन कर रहा है, जिस सब्जेक्ट को लेकर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है शुरुआत उससे करो। धीरे 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 पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगेगा, और आएगा तो फिर उसको रिप्लेस करो बाकी सब्जेक्ट के साथ। तो प्रॉमिस भी ज्योति, आज के बाद आप जीवन में, ठीक है ना, पूरी लाइफ में ऐसा विचार दोबारा से लेकर नहीं आएंगे, ठीक है। अगर आप दिल से मुझे गुरु मानते हैं, ठीक है, तो ये प्रॉमिस मैं आप सभी बच्चों से चाहूंगा, ठीक है। ये नहीं कि किसी एग्जाम में फेल होकर जीवन खत्म हो गया, जी नहीं, जीवन सबका ही चलता है। सोनम कह रही सर पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, बेटा टाइम मिलता नहीं है, निकालना पड़ता है, ठीक है, आपको समय निकालना पड़ेगा। चलिए, तो विल जो है वो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ आता है। सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन आप जानते हैं कौन होता है? सेकंड थर्ड पर्सन, यू, ही, शी, इट, एनी, नेम, दे। ये हमारे सेकंड और थर्ड पर्सन हो गए। आई और वी, आई और वी जो हो गया वो हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया, ठीक है। सर मैं सेलेक्ट होकर आपसे पक्का मिलूंगा, बिल्कुल इंतजार रहेगा मेरे बच्चे। पारस, चलिए जी, है ना। जैसे मैंने कहा, आई विल गो टू मार्केट। मैंने कहा आई विल गो टू मार्केट, है ना, मैं मार्केट जाऊंगा। अब ये सेंटेंस पढ़ने में समझने में बिल्कुल सही लगता है, आई विल गो टू मार्केट, है ना। बट अगर मैं देखूं, आई तो कौन सा पर्सन है भैया? आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के साथ विल नहीं दोस्तों, हमें क्या यूज करना होगा? शेल। हमें क्या यूज करना होगा दोस्तों? शेल का यूज करना होगा, ठीक है। आई शेल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा। चलिए जी, फिर मैंने कहा आई शेल गो टू मार्केट फॉर श्योर। अब हमने देखा आई फर्स्ट पर्सन है, उसके साथ शेल आया करता है, बट यहां पर शेल गलत हो जाएगा। क्या कहना सही होगा? विल कहना सही होगा। अब बड़ी दुविधा आ गई कि आई के साथ हमने यहां पर शेल की बात की थी, बट आई के साथ शेल यहां पर यूज करा तो गलत हो गया, और क्या कहना सही हुआ? विल कहना सही हुआ। तो क्या कुछ कंडीशन है ऐसी, कब कौन सा एक्सप्रेशन हम लोग यूज करेंगे? कब कौन सा एक्सप्रेशन हम लोग यूज करेंगे भैया? आई के साथ तो हम देख रहे हैं दोनों के दोनों एक्सप्रेशन सही है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आई के साथ कब विल आएगा और कब शेल आएगा, ठीक है। क्लियर है भाई यहां तक की बात सभी को?
अब यही समझना जरूरी है दोस्तों। हमने देखा कुछ केसेस में आई के साथ तो शेल जनरली आता ही आता है, बट कुछ केसेस में आई के साथ हम लोगों ने क्या यूज कर लिया भैया, विल का भी यूज कर लिया। तो आई के साथ विल कब आ सकता है, आई का मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ विल का यूज हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये हमें देखना होगा। ठीक है, ये हमें देखना है कि आई का यूज विल के साथ कब किस कंडीशन में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, हमें इसकी बात करनी है। मुझे टाइम मैनेज नहीं करना आ रहा। अरे भाई क्या दिक्कत टाइम मैनेजमेंट में बच्चे। एक और देख लेते हैं। आई ब्लैंक मैं वहां जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, पूरे भाई साहब मैं वहां जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो देखिए दोस्तों, आई है, आई के साथ दोस्तों हमें क्या यूज करना होता है, शेल का यूज करना होता है। ठीक है, आई के साथ शेल का यूज करना होता है, बट यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, विल, और नीचे भी क्या यूज करेंगे बच्चे, विल। तो हमने देखा आई के साथ हम लोगों ने सीखा था फर्स्ट पर्सन के साथ क्या आता है, शेल आता है। बट आपने देखा इस सेंटेंस में भी, इस सेंटेंस में भी और इस सेंटेंस में भी शेल का यूज ना करके हम लोगों ने यहां पर किसका यूज किया भाई, हमने किसका यूज किया दोस्तों, विल का यूज किया। तो यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भाई, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कब हम, अब देखो एक ये वाला नॉर्मल केस तो देखा ही। अब एक केस इंपॉर्टेंट ये आता है कि विल का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ भी कर सकते हैं और शेल का यूज सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ कर सकते हैं। सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शेल आ सकता है ना। वही केसेस हम लोग देख रहे हैं, वो कौन कौन से केसेस बनते हैं। आइए जी, सबसे पहला डिटर्मिनेशन, थ्रेट, प्रॉमिस, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन। अगर किसी स्टेटमेंट में बात हो जाए डिटर्मिनेशन को लेकर, थ्रेट को लेकर, धमकी को लेकर, प्रॉमिस की बात कर दी जाए, या फिर ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन की बात कर दी जाए, अगर कोई ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन है, तो मेरे भाई ऐसे केसेस में, ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, जो फर्स्ट पर्सन है उसके साथ यूज करेंगे किसका, विल का, और जो सेकंड और थर्ड पर्सन है उसके साथ यूज करेंगे शेल का। उसके साथ हम लोग यूज करेंगे किसका, शेल का। टाइम टेबल नहीं बन पा रहा, सुनो मेरे बच्चे, इस तरह के मैसेज बैक टू बैक ना करें, आपका काम है, आप खुद बनाएंगे टाइम टेबल। क्या दिक्कत हो रही है, टाइम टेबल नहीं, कैसे नहीं बन पा रहा है, या तो आपका देखो टाइम टेबल उसी बच्चे का नहीं बन पाता जिसका मन नहीं है, मन नहीं है तो टाइम टेबल बन ही नहीं पाएगा। और आप बच्चे बैक टू बैक इतने मैसेज ना करें बच्चे, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है प्लीज। चलिए, टाइम टेबल उसी बच्चे का नहीं बनता जिसकी इच्छा नहीं है पढ़ने की, है ना। जिसकी इच्छा होती है वो अपना टाइम टेबल बनाता है ना। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। मन की इच्छा नहीं है तो नहीं हो पाएगा, इच्छा है तो बिल्कुल कर लोगे आप। तो फर्स्ट पर्सन के साथ विल, सेकंड और थर्ड के साथ शेल कब आएगा, जब स्टेटमेंट में इस तरह की बातें होंगी। अगर डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का मतलब जब हम बहुत ही दृढ़ता के साथ स्ट्रांगली कोई बात कहें, ये काम तो करूंगा ही करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, धमकी दे दे किसी को, ठीक है, प्रॉमिस करे जब किसी से, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन हो, तो ऐसी सिचुएशन में फर्स्ट पर्सन के साथ विल, सेकंड और थर्ड के साथ मेरे बच्चे शेल आएगा। ठीक है, चलिए कुछ सेंटेंसेस से मैं ये बात आपके सामने क्लियर कर दूंगा। अभी आशा करता हूं ये बात समझ में तो जरूर आई होगी। चलिए,
चलिए देखेंगे भाई पहले, चलो और भी लिख लेते हैं कुछ सेंटेंसेस। फटाफट से एक बार देखते चले भाई, समझते हुए चले, इसी वजह से नहीं मिलता है टाइम। क्या दिक्कत सर, मैं टीचर हूं और टीचिंग करती हूं, तो बच्चे टीचर होने के बाद तो आपको बहुत अच्छे से टाइम को मैनेज करना आना चाहिए भाई, फिर तो आना चाहिए। I blank study well and pass the exam. फटाफट से देखते चले जाएंगे भैया, लिखते चले जाओ पहले, नहीं लिख रहे तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, डायरेक्टली भी हम लोग कर सकते हैं। The school blank remain closed on 26 January. चलिए देख लेते हैं कितने सेंटेंस हो गए, फटाफट से देख लेते हैं, इनसे चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत ध्यान से देखना। यू ब्लैंक बी गिवन अ प्रेजेंट इफ यू स्टडी वेल। आपको एक प्रेजेंट दिया जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो। ये माँ बाप हमसे प्रॉमिस करते हैं कि बेटा अगर तूने फर्स्ट पोजीशन लिया है ना तो तेरे को इनाम दूंगा मैं, या गाड़ी दिला दूंगा, बाइक दिला दूंगा, साइकिल दिला दूंगा। बचपन में ऐसे कमिटमेंट प्रॉमिसेस पेरेंट्स किया करते थे, ठीक है। तो यू कौन सा पर्सन है दोस्तों, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन के साथ तो वैसे तो विल आता है, बट यहां पर क्योंकि प्रॉमिस किया जा रहा है, इसी वजह से हम लोग यहां पर क्या यूज करेंगे बच्चों, शेल। सिर्फ यही रीजन है कि यहां पर शेल का हम लोग यूज करेंगे। तो यू शेल बी गिवन अ प्रेजेंट, ठीक है, इफ यू स्टडी वेल। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको प्रेजेंट दिया जाएगा, कुछ ना कुछ इनाम मिलेगा, है ना। अगला आता है आई ब्लैंक टीच हिम अ लेसन। टीच हिम अ लेसन का मतलब मैं उसको कोई पाठ पढ़ाऊंगा। पाठ पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि कोई चैप्टर पढ़ाऊंगा। टीच हिम अ लेसन का मतलब है सबक सिखाना। तो ये कहीं ना कहीं एक थ्रेट काइंड ऑफ है, फर्स्ट पर्सन है, तो फिर फर्स्ट पर्सन के साथ थ्रेट वाले केसेस में, है ना, हम लोग क्या यूज करेंगे। देखो मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं, यहां पर ये प्रॉमिस है ना, ये थ्रेट है। दे ब्लैंक ओबे माई इंस्ट्रक्शन। उन्हें मेरी इंस्ट्रक्शंस को मानना, है ना, मानना होगा भाई, उन्हें मेरी इंस्ट्रक्शंस को मानना होगा। जल्दी से देखेंगे क्या आएगा यहां पर, फटाफट से क्वेश्चन नंबर लिखकर अपना आंसर दें। तो ये कहीं ना कहीं कमांड है। कमांड वाले केसेस में भी, है ना, ऑर्डर वाले केसेस में भी हम लोग इस तरह से करते हैं। तो दे शैल ओबे। अगला आता है स्टूडेंट्स ब्लैंक नॉट बी अलाउड टू सिट हियर आफ्टर 6 PM। ये एक ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन है। क्या है भैया, क्या है मेरे बच्चों, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन है। तो स्टूडेंट्स की बात की गई, स्टूडेंट्स ब्लैंक नॉट बी अलाउड टू सिट हियर। तो यहां पर क्या आएगा, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन में सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शेल आता है। स्टूडेंट सेकंड पर्सन नहीं है, थर्ड है। वी ब्लैंक हेल्प यू बाय ऑल मींस। ये क्या है, हम आपकी हर तरह से मदद करेंगे। ये अपने आप में क्या हो गया, एक प्रॉमिस हो गया। अगर प्रॉमिस है तो फर्स्ट पर्सन के साथ विल का बच्चे आप लोग यूज करें, ठीक है, विल का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अगले पर आते हैं। शी ब्लैंक गेट अ प्राइज इफ शी डज नॉट मेक अ सिंगल मिस्टेक। अगर उसने एक भी गलती नहीं करी तो उसको प्राइज मिलेगा। पहले जैसे सेंटेंस, यहां पर भी एक सेंटेंस था इस तरह का, यहां पर भी एक सेंटेंस है। ये भी क्या है, अपने आप में प्रॉमिस है। क्या है मेरे बच्चों, प्रॉमिस है, ठीक है, प्रॉमिस है। शी सेकंड पर्सन नहीं है, थर्ड है। थर्ड के साथ आमतौर पर विल आता है, बट यहां पर प्रॉमिस हो गया, इसीलिए भैया हम लोग यहां पर शेल कर देंगे, है ना। सातवें को देखते हैं। आई ब्लैंक स्टडी वेल एंड पास द एग्जाम। ये भी क्या है, कमिटमेंट है, डिटर्मिनेशन है। क्या है भैया, डिटर्मिनेशन है, दृढ़ता के साथ बोला कि मैं पढ़ूंगा, पास करूंगा एग्जाम। तो आई विल स्टडी वेल, बहुत अच्छे से पढ़ूंगा। प्रॉमिस भी हो सकता है भैया ये प्रॉमिस कराओ किसी ने माता पिता से कि मैं अच्छे से पढ़ूंगा और पास करूंगा एग्जाम, या फिर डिटर्मिनेशन के साथ बोला कि भैया बढ़ गया से पढ़कर एग्जाम पास करूंगा ही करूंगा। आई ब्लैंक किल यू इफ यू डू दिस टू मी अगेन। ये अपने आप में क्या है, थ्रेट है, धमकी है। अगर ऐसा है तो आई के साथ वैसे तो शेल आता है, बट थ्रेट वाले कंडीशन में विल का हम लोग यूज करेंगे। अगला देखते हैं, स्कूल ब्लैंक रिमेन क्लोज ऑन 26 जनवरी। ये ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन है, स्कूल थर्ड पर्सन हो गया मतलब, है ना, तो यहां पर हम लोग शेल का यूज करेंगे।
ऑफ कोर्स आई ब्लैंक लैंड यू माई कार, प्रॉमिस कर लिया, प्रॉमिस कर लिया, तो आई के साथ विल का यूज करेंगे। तो देखो आमतौर पर तो आप जान गए हो फर्स्ट पर्सन के साथ शेल आता है, ठीक है, और सेकंड और थर्ड के साथ विल आता है, ये तो एक नॉर्मल सी जिंदगी है। बट अगर मेंटोस लाइफ की बात करें बच्चों, है ना, तो फर्स्ट पर्सन के साथ विल का यूज भी देखा गया है, सेकंड और थर्ड के साथ शेल का भी यूज देखा गया है। वो कौन कौन से केसेस में देखा गया है वो हम लोगों ने ऑलरेडी आपके सामने डिस्कस किए हैं अभी, है ना। वहां पर फर्स्ट पर्सन के साथ विल, सेकंड और थर्ड के साथ शेल। आशा करता हूं होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से यस नो करके बता देंगे, फिर आगे बढ़ रहे हैं भैया। हम बात अपने फ्यूचर इंडेफिनिट की करेंगे। जल्दी से देखते हैं, इतने पानी पी ले थोड़ा सा। फ्यूचर इंडेफिनिट हमने कहा पूरे के पूरे फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो आपके सामने है। बात हम लोग करेंगे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर की, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, सभी की हेल्पिंग वर्ब विल और शैल होगी भैया ना। स्ट्रक्चर क्या है इसमें? सब्जेक्ट विल या शैल, सब्जेक्ट के हिसाब से जो आना है वो देखेंगे। विल शैल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ विल शैल, नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ सॉरी इंटरोगेटिव बनाने के लिए विल शैल, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है भाई। तो ये अपनी प्रेजेंट इंडेफिनिट की स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो गया। अब फ्यूचर में किसी काम को जब हमें करके दिखाना है तो हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करेंगे। फ्यूचर में कोई काम अगर होगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं खेलूंगा, मैं सोऊंगा, मैं पढ़ूंगा, इस तरह के एग्जाम्पल जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में फॉल करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक ही कंडीशन इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से देखना। देखिए भैया, इफ आई if he will come here, I will meet him। ये एक स्टेटमेंट मैंने आपके सामने लिखा, इफ ही विल कम हियर आई विल मीट हिम। अगर वो यहां आएगा तो मैं उससे मिलूंगा। अभी वो यहां पर आया नहीं है और मैं उससे मिला नहीं, जब आया नहीं तो मिलूंगे भी कहां से। इसका मतलब दोनों की दोनों बातें फ्यूचर की हो रही हैं, ठीक है। बट एक चीज यहां पर समझनी है दोस्तों, एक चीज हमें यहां पर समझनी है, नोट करके हम लोगों को लिखना है क्या, दो बैक टू बैक सेंटेंसेस में नोट करके लिखना है, coexistence of two future indefinite tenses is an error itself। दो अगर फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस एक साथ हम लोगों ने यूज कर लिए, दो फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंसेस अगर हम लोगों ने एक साथ यूज कर लिए तो वो अपने आप में एक एरर हुआ करता है, ठीक है। आप देख रहे हो ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट है और ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट है, दोनों के दोनों क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, ठीक है। तो जब फ्यूचर में एक के बाद एक, है ना, जब फ्यूचर में एक के बाद एक एक्शन हो रहे हो, जब फ्यूचर में एक के बाद एक एक्शन हो रहे हो, फ्यूचर एक्शंस अगर एक के बाद एक हो रहे हो, जैसे कि हम लोगों ने पास्ट में देखा कि पास्ट में एक के बाद एक एक्शन हो रहा है, ठीक है, तो एक होगा हमारा फर्स्ट एक्शन और दूसरा होगा हमारा सेकंड एक्शन। एक होगा फर्स्ट एक्शन और दूसरा होगा सेकंड एक्शन। तो दोस्तों फर्स्ट एक्शन को हम लोग हमेशा किस में रखेंगे, फर्स्ट एक्शन जो होगा उसको आप किस में रखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किस में रखेंगे दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और सेकंड एक्शन को किस में रखेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में। ऐसा कब करना है, क्योंकि को एग्जिस्टेंस ऑफ टू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस इज एन एरर। बैक टू बैक सेंटेंसेस में अगर दो फ्यूचर इंडेफिनिट है तो वो अपने आप में गलत है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, अगर एक के बाद एक एक्शन है तो फर्स्ट एक्शन को प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सेकंड एक्शन को फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो अब आप देख रहे हो ये जो एक्शन है ये हमारा क्या है, फर्स्ट एक्शन, और ये क्या है जी हमारा सेकंड एक्शन। तो बस बात खत्म, फर्स्ट में से विल को हटाओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाओ, तो क्या बना, इफ ही कम्स हियर आई विल मीट हिम, इफ ही कम्स हियर आई विल मीट हिम। इजी है। if I will go there, I will, if I go to Delhi, I will visit
द रेड फोर्ट। You will receive some rewards if you will join this meeting। बहुत ध्यान से देखना। इफ आई विल गो टू दिल्ली, अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो रेड फोर्ट विजिट करूंगा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट फ्यूचर में, इंडेफिनिट में ऐसा नहीं हो सकता। तो ये हमारा फर्स्ट एक्शन है और ये हमारा सेकंड एक्शन है। फिर आपको बता दूं, ये मत सोचना जो पहले लिखा है वो फर्स्ट एक्शन होगा, सेंटेंस को पढ़कर समझना है, ठीक है। फर्स्ट एक्शन को किस में रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अभी सेंटेंस ठीक हो गया, इफ आई गो टू दिल्ली आई विल विजिट द रेड फोर्ट। सर ऐसा क्यों हुआ कि फर्स्ट एक्शन के साथ प्रेजेंट आया? बेटे क्योंकि दो बैक टू बैक सेंटेंसेस में दो, देखो ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट के बाद जो भी आता है वो फ्यूचर होता है। बट हम उसमें क्या दिखा रहे हैं, पहले एक काम दिखा रहे हैं फिर ये काम दिखा रहे हैं, तो ये दोनों फ्यूचर में, बट दोनों को फ्यूचर दिखाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए एक को किसमें रख दिया, एक को किसमें रख दिया हमने, प्रेजेंट में, और एक को किसमें रखना पड़ेगा, फ्यूचर में। ये रीजन है। यू विल रिसीव सम रिवॉर्ड्स, है ना, कुछ रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे इफ यू विल ज्वाइन दिस मीटिंग। भाई पहले तो मीटिंग को ज्वाइन करना पड़ेगा ना, तभी तो रिवॉर्ड मिलेंगे, अदरवाइज तो नहीं मिलेंगे। तो ये फर्स्ट सेक्शन। अब देखो सेकंड सेंटेंस बाद में लिखा है, बट है फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट सेक्शन, ठीक है ना। इफ यू ज्वाइन दिस मीटिंग यू विल रिसीव सम रिवॉर्ड्स, ठीक है। क्लियर है भैया बात? आइए जी, नेक्स्ट आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का मतलब फ्यूचर में कोई काम अगर चल रहा है, ऑनगोइंग है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ विल या शैल, बी फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, ठीक है। फॉर्मेशन कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ नहीं पूछा जाता एग्जाम में। एक दो सेंटेंस देख लेते हैं। विराट कोहली विल बी प्लेइंग द मैच, मैच खेल रहा होगा, फ्यूचर में कोई काम को कंप्लीट दिखा दिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी विल बी गिविंग द स्पीच, प्राइम मिनिस्टर मोदी स्पीच दे रहे होंगे। तो सेंटेंस दोनों करेक्ट है, बट इसमें छोटी सी गलती है, गिविंग नहीं, इट शुड बी डिलीवरिंग। क्या होना चाहिए मेरे भाई, डिलीवरिंग, डिलीवर की जाती है स्पीच, ठीक है। इजी है, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस एग्जाम्स में पूछा नहीं जाता। फ्यूचर परफेक्ट को देख लेते हैं, और लास्ट टेंस है हमारा ये। अभी जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर में किसी भी काम को परफेक्ट मतलब कंप्लीट दिखाना हो तो फ्यूचर परफेक्ट आता है। फॉर्मेशन स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट आता है इसमें, विल शैल, क्योंकि परफेक्ट है तो हैव भी आना होगा, और हैव के साथ थर्ड फॉर्म आया करती है। ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर। अब इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं इसमें, चलिए जी। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, ठीक है, वी विल कंप्लीट आवर सिलेबस। क्या कहा, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक, इस महीने के अंत तक हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। और ये सच्चाई भी है ना, है ना, हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इसका मतलब बात अभी कब की हो रही है, इस महीने की आज शुरुआत हुई है 1 फरवरी, आप जानते हैं आज 1 फरवरी है, तो इस महीने की शुरुआत अंत तक, अभी 1 मई है ना, और फिर हम 29 फरवरी तक, क्योंकि लीप ईयर है 2024 आप जानते हैं, तो इसमें 29 दिन है, तो 1 तारीख की बात करिए, और इस महीने के अंत तक 29 फरवरी तक हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। इट मींस फ्यूचर में किसी चीज को कंप्लीट दिखाना, फ्यूचर में किसी परफेक्ट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट, फ्यूचर में अपने एक्शन को कंप्लीट दिखा देना ही क्या होता है दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट। तो यहां पर टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं आएगा, इट शुड बी फ्यूचर परफेक्ट। तो क्या होगा, विल हैव कंप्लीटेड, क्या बोलेंगे, विल हैव कंप्लीटेड, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वी विल हैव कंप्लीटेड आवर सिलेबस। इजी है भैया, समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं, एक और सेंटेंस लेते हैं। मैंने कहा रोहन विल रीड 4 plays of William Shakespeare by the end of his vacation। देख लेते हैं, रोहन विल रीड 4 plays of William Shakespeare by the end of his vacation। जल्दी से बताएंगे क्या कुछ होगा इसमें भैया, फटाफट से बता देंगे।
एक और सेंटेंस लिख लेते हैं। चलिए, रोहन विल रीड 4 plays of William Shakespeare by the end of his vacation. The show, yeah, by the time we reach the cinema hall, the show will start. By this time next year, Mohit will take his degree. चलिए भैया देख लेते हैं। ये फर्स्ट क्लास है। अरे भाई सुमन, क्या हो गया? रोहन विल रीड 4 plays of William Shakespeare by the end of his vacation. उसके वेकेशन के अंत तक वो 4 प्लेस पढ़ चुका होगा। अभी उसका वेकेशन खत्म नहीं हुआ है, खत्म होते होते वो पढ़ चुका होगा। तो विल रीड नहीं, विल हैव रेड, ऐसा हमें करना होगा। क्या कहा? रोहन विल हैव रेड 4 plays of William Shakespeare, ठीक है। बाय द टाइम वी रीच द सिनेमा हॉल, जब तक हम सिनेमा हॉल पहुंचेंगे, शो जो है वो शुरू हो चुका होगा। तो विल स्टार्ट नहीं, विल हैव स्टार्टेड, विल हैव स्टार्टेड, ठीक है। टी को बेटे गलत करते, वी हैव रीच्ड नहीं करेंगे, वी रीच करेंगे। बाय द टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल इसी समय, कहने का मतलब है साल 2025 का हो जाएगा। डेट यही 1 फरवरी की होगी। मोहित विल टेक हिज डिग्री, तो विल टेक नहीं, हमें यहां पर क्या करना होगा? विल हैव टेकन, विल हैव टेकन हिज डिग्री। क्या करेंगे? विल हैव टेकन हिज डिग्री। क्लियर हुआ सभी को? तो दोस्तों ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर में किसी काम को कंप्लीट दिखा देंगे तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। तो टेंसेस मेरे बच्चों हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो कल कमर कस के रहना, हम इनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, है ना। हम टेंस के क्वेश्चंस को मेरे भाई डिस्कस करने वाले हैं। तो अपने कमर कसना है, अच्छे से रिवाइज करना है इसको। तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप क्या करेंगे आज शाम को, ठीक है, 7-8 बजे के आसपास बैठेंगे, टेंस को खोलकर पूरा टेंस रिवाइज करें अच्छे से, एक कंसेप्ट को, और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। और कल हम लोग कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, फिर आज के लिए इतना ही करेंगे। मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।